सेक्टर टू इन्वेस्ट इन 2024। मल्टी बैगर रिटर्न्स पाने के लिए अभी बस यही जानना जरूरी है कि वो कौन से 4 सेक्टर होंगे जो आपको छप्पड़ फाड़ के पैसा देंगे और आप भी कहेंगे पैसा ही पैसा होगा। आईफोन की बढ़ती हुई सेल किस ओर इशारा कर रही है, लग्जरी वॉचेस की सेल क्यों बढ़ रही है, ये सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्टर जिसके बूस्ट करने के हाई चांसेस है वो है कंज्यूमर प्रीमियम एंड लग्जरी गुड्स का। ये इसलिए क्योंकि रिसेंटली कुछ सालों में मिडिल क्लास की डिस्पोजेबल इनकम काफी बढ़ी है। आईटी डिपार्टमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग 2012 में सिर्फ 38 लाख लोगों की इनकम 5 लाख से ज्यादा थी, पर 2021 में 1 करोड़ 80 लाख लोगों की इनकम 5 लाख से ज्यादा हो गई। ये ऑलमोस्ट 5 टाइम का इनकम इंक्रीमेंट है। और अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। और इस बढ़ती हुई इनकम के साथ साथ मिडिल क्लास बंदा अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करना चाहता है। आप एप्पल को ही देख लीजिए, आईफोन की इंडिया में सेल पिछले 6 क्वार्टर से रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। 6 क्वार्टर यानी कि 1.5 साल, और ये कोई छोटा पीरियड नहीं होता किसी पैटर्न को समझने के लिए। इंडिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट बताते हुए एप्पल ने पिछले साल मुंबई और दिल्ली में अपने रिटेल स्टोर भी ओपन किए थे, और अब तो इंडिया में आईफोन बनाने की भी बातें हो रही हैं। तो ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। 2019 में इनका स्मार्टफोन कैटेगरी में सिर्फ 1% मार्केट शेयर था, वही सितंबर 2023 में ये 6% तक पहुंच गई है। ये काफी इंप्रेसिव ग्रोथ है। इसके अलावा अगर हम लग्जरी वॉचेस की सेल देखें तो इथोस एक लिस्टेड कंपनी है जो लग्जरी और प्रीमियम वॉचेस बेचती है। अगर आप इनकी पिछले 3 साल की सेल्स देखें तो ये 20% CAGR से ग्रो हुई है। ये ट्रेंड मिडिल क्लास की ग्रोइंग इनकम को शो करता है जो हाई क्वालिटी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं। लग्जरी आइटम की तरफ हो रहा ये शिफ्ट कंज्यूमर मार्केट को रीशेप करेगा, जिसमें रिटेल सेक्टर से लेकर हाई एंड कंज्यूमर सर्विसेज तक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वो सेक्टर है जिसके हम सब कभी ना कभी कंज्यूमर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ केयर सेक्टर की। ये सेक्टर क्यों बढ़ेगा, इसको एक कहानी से समझते हैं। कहानी है 3 साल की एक बच्ची शेरल की जो इंडोनेशिया की है, और 2019 में उसको काफी तेज बुखार चढ़ना शुरू होता है। बुखार ज्यादा हुआ तो माँ बाप डॉक्टर के पास ले गए, और वहाँ डॉक्टर्स ने देखा कि ये नॉर्मल बुखार नहीं है और डोमेस्टिक हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए डॉक्टर्स ने बच्ची को मलेशिया के एक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वहाँ कुछ टेस्ट के बाद पता चला कि बच्ची को ल्यूकेमिया, जो कि एक कैंसर की एक फॉर्म है जो ब्लड और बोन मैरो को इफेक्ट करती है। डॉक्टर्स ने बच्ची के लिए कीमोथेरेपी रिकमेंड की। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूं तो फरवरी 2023 में फैमिली को पता चलता है कि उनकी बेटी का कैंसर ठीक हो रहा है, और जो कीमोपोड चेस्ट पर इंस्टॉल किया गया था वो जल्द ही उतर जाएगा। शेरल जैसे 12 लाख पेशेंट्स के कारण मलेशिया ने 3200 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है। करंटली इंडिया, थाईलैंड और मलेशिया मेडिकल टूरिज्म के तौर पर उभरते हुए देश हैं। इसी मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हील इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। इंडिया को नंबर 1 मेडिकल ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाने के लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री और इक्विपमेंट्स में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है जो इंटरनेशनल पेशेंट्स को अट्रैक्ट करे, क्योंकि पेशेंट्स के साथ आने वाले गेस्ट ज्यादातर गेस्ट हाउस में रहते हैं जहां इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। इसलिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्डाइजेशन होना काफी जरूरी है। एक और एस्पेक्ट पर आपका ध्यान चाहता हूं, वो है हेल्थ इंश्योरेंस टू फॉरेनर्स। अकेले इसी से एडिशनल $9 बिलियन इकोनॉमी में आने की उम्मीद है अगर गवर्नमेंट इस पर काम करती है। तो गवर्नमेंट मेडिकल टूरिज्म में इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहती है, और इससे आने वाले रेवेन्यू को अगले 4 साल में ट्रिपल करके $13 बिलियन तक ले जाना चाहती है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्पेशल प्रोविजन बनाई है जिसके अंडर हेल्थ केयर पर्पस के लिए आने वाले टूरिस्ट को मेडिकल वीजा दिया जाता है, और ये फैसिलिटी दुनिया के 165 देशों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा फीडबैक मैकेनिज्म सेट किया जा रहा है ताकि इंटरनेशनल पेशेंट्स का फीडबैक लिया जाए। इसके अलावा हील इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर इंडिया को मेडिकल टूरिज्म के ग्लोबल हब के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस इनिशिएटिव के अंडर फॉरेनर्स को लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल मिलते हैं जिसमें वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं। ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल सर्विसेज लाइक ट्रीटमेंट पैकेज कॉस्ट, वीजा एप्लीकेशंस की कंप्लेंट को सॉल्व करना एंड फीडबैक एक्सेट्रा। इसके अलावा सरकार टारगेट मार्केट्स में योगा, आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
और इंटरनेट से कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इन सब इनिशिएटिव्स की वजह से मुझे लगता है कि ये सेक्टर 2024 में काफी ग्रो करेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा जरूर बजाइए। एक और बात, इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और कौन सा खराब, प्लीज कमेंट्स में बताइए ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। तीसरा सेक्टर जिस पर मैं काफी बुलिश हूं और मुझे लगता है कि वो काफी रिटर्न्स बना के देगा, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का। 2024 में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में काफी ग्रोथ आ सकती है ड्यू टू एक्सपेंशन इन क्रेडिट ग्रोथ। रिसेंटली बैंक्स और एनबीएफसीज ने डबल डिजिट ग्रोथ पोस्ट की है। सबसे ज्यादा ग्रोथ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में नजर आई है ड्यू टू हाई इंटरेस्ट ऑफरिंग्स ऑन एफडी एंड सेविंग्स अकाउंट। तीनों स्मॉल फाइनेंस बैंक में काफी अच्छी ग्रोथ नजर आई है और बाकी बैंक्स ने भी काफी अच्छी ग्रोथ की है। आप किस बैंक का एनालिसिस देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए। ये ग्रोथ आगे भी जारी रह सकती है ड्यू टू इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज। लार्ज बैंक्स और एनबीएफसीज को इस ग्रोथ से काफी फायदा हो सकता है। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस और पूनावाला फिनकॉर्प ने भी अच्छी क्रेडिट ग्रोथ की है जिसमें इनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट 35%, 25% और 57% रिस्पेक्टिवली ईयर ऑन ईयर से बढ़ी है और ये ग्रोथ 2024 में भी जारी रह सकती है। अगला सेक्टर है जो कि आजकल काफी टॉक ऑफ द टाउन है, मैं बात कर रहा हूँ एआई की। करंटली हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और हर कोई इसे यूज भी कर रहा है, चाहे वो चैट जीपीटी हो या बिंग हो। पर अगर बिजनेस में इसके यूज केस को देखें तो ये लगभग हर जगह यूज हो सकता है। रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके लास्ट में लिखा था आर्टिकल रिटन बाय एआई एंड रिव्यूड बाय अस। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि जो आर्टिकल पहले कंटेंट राइटर लिखते थे वो अब एआई ने लिखना शुरू कर दिया है। वहीं अगर बैंकिंग सेक्टर में इसके यूज केस देखें तो बैंकिंग में इसके मल्टीपल यूज केसेस हैं, जैसे कि डाटा एंट्री करना, फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करना, ऑपरेशन कॉस्ट को कम करना और ऐसे बहुत ही सारे। पर कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। आप कभी किसी बैंक की वेबसाइट पर गए हैं, वहां जाते ही एक चैट विंडो पॉपअप होती है जो आपसे हेल्प के लिए पूछेगी। जैसे फेडरल बैंक की वेबसाइट पर फेडी चैट बॉक्स पूछता है। ये चैटबॉट एआई पावर्ड है। ये आपके क्वेश्चंस के आंसर से लेकर ट्रांजैक्शंस में हेल्प करना और इवन अकाउंट बैलेंस की इंफॉर्मेशन भी देता है और वो भी रियल टाइम में। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है एआई से। नाउ बिहाइंड द सीन्स डाटा एंट्री और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे रूटीन काम में भी एआई हेल्प करता है। सपोज आपने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एआई को यूज किया जाएगा ताकि वेरिफिकेशन बिना किसी ह्यूमन एरर और बायस के कंप्लीट हो। इंसान फिर भी किसी जगह बायस हो सकता है या डॉक्यूमेंट में छोटी मोटी गलती को इग्नोर कर सकता है, पर एआई ये गलती नहीं करेगा। वो गलत को गलत और सही को सही कहेगा। वहीं जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो एआई आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, स्पेंडिंग हैबिट्स और फाइनेंशियल बिहेवियर को समझेगा। इससे बैंक्स फास्टर और एक्यूरेट लेंडिंग डिसीजन ले सकेंगे। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करना काफी चैलेंजिंग काम है, पर एआई यहाँ भी हेल्प कर सकती है। कुछ वेबसाइट्स आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए एआई की मदद ले रही हैं, जहां आपसे आपके गोल और रिस्क टॉलरेंस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं और फिर आपको एक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो बनाकर दे दिया जाता है। वहीं अगर हम फ्यूचर की ओर देखें तो बैंकिंग में एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंस रखती है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और टेम्पर प्रूफ ट्रांजैक्शन इंश्योर करती है, वहीं एआई इसमें इंटेलिजेंस ऐड करती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कर दीजिए और एजुकेट करने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।